नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी जो हमको बताएँगे राम मंदिर का पूरा ये जो केस है, इसमें क्या अभी अपडेट्स आए हैं और क्या-क्या चीज़ें हमको आगे दिखेंगी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर ये पहले तो ऑब्वियसली ये जो राम मंदिर में चीज़ हुई है, केस के बारे में बात करते हैं। रिग्रेटेबल तो बहुत है मतलब दिल में बहुत दर्द हुआ है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एसआईटी बैठी आज उसके बाद 8 लोगों के अरेस्ट की बात आई और बड़े-बड़े लोगों ने रेज़िग्नेशन डालनी शुरू करी। पूरा ज़रा आप थोड़ा बताएँगे अभी तक हुआ क्या सर? देखिए वैसे तो देश के सभी मंदिरों में, विदेशों में भी धर्मस्थलों में लोग चंदा देते ही हैं। उसी चंदे से वो गवर्न होता है, चलता है, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं या आगे कोई एक्सपेंशन होता है तो उसका काम होता है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं मंदिरों के ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती हैं। हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम समाज कल्याण के काम वगैरह जो है वो उनके द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ्या धारणा है कि वो पैसा सिर्फ बैंकों में पड़ा रहता है या डंप कर दिया जाता है, ऐसा है नहीं। बहुत सारे बड़े मंदिरों का और दक्षिण में तो बहुत सारे मंदिरों का और यहाँ भी बहुत सारे मंदिरों पर चूंकि सरकारी नियंत्रण है तो इसलिए उसका एक हिस्सा सरकारी कोष में भी चला जाता है समाज कल्याण के नाम पर। उसका विरोध भी होता रहा है। चूंकि भगवान राम के मंदिर की दशकों से, सदियों से प्रतीक्षा की जा रही थी, इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। बहुत सारे त्याग और लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, गोलियां तक खाई हैं और बहुत लंबा एक, जिसको कहना चाहिए कि अदालतों में एक संघर्ष, एक युद्ध लड़ना पड़ा है। तब जाकर के मंदिर हमारे सामने मूर्त रूप में है। और जो रामलला दशकों तक एक टाट पट्टी में बैठने के लिए अभिशप्त कर दिए गए थे, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, उनको कम से कम अब अपना एक भव्य और दिव्य घर मिला है। तो सभी बहुत खुश थे, देश में, विदेश में, दुनिया में। और बड़ी संख्या में लोग आए भी हैं। करोड़ों श्रद्धालु अब तक अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या का भी कायाकल्प हुआ है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जैसा त्रेता युग में हुआ करता था भगवान राम के काल में, वैसा ही रूप स्वरूप अयोध्या का वापस लौटाने की एक कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना अभी डोमेस्टिक है, लेकिन इसको बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। रेलवे का कायाकल्प, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली से लेकर के सड़कें चौड़ी की गई हैं, तमाम चीजें हुई हैं। और एक समय तो ऐसा था जब महाकुंभ आयोजित हो रहा था, तब अयोध्या का जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन था वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जीएसटी देने वाले गाजियाबाद जिले से भी, जहां हम रहते हैं दिल्ली के पास, इससे भी ज्यादा था। इससे भी ज्यादा कलेक्शन था जीएसटी का। तो ऐसे में देखिए, हर तरह के लोग होते हैं हर जगह। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, थोड़ा कम अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो एक ये मान करके चलना कि वहां सब बुरा ही बुरा हो रहा है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये भी एक नेगेटिविटी में जाना होगा। कुछ गलत लोगों ने वहां पर जो चढ़ावा आ रहा था, जो चंदा आ रहा था, जो कैश आ रहा था, उसमें हाथ साफ किया है। वो पकड़ में आ भी गया है। बरामदगियां भी हुई हैं, काफी बरामदगियां हुई हैं। और चूंकि ये सब सामने आने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एसआईटी का गठन किया था। उसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को और उत्तर प्रदेश वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को लगाया गया था, नियुक्त किया गया था। 15 दिन में उसको रिपोर्ट देनी थी। वो 15 दिन से पहले ही उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है।
अंतिम रिपोर्ट भी उनकी आनी है, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में ही उन्होंने ये जानकारी दी कि करीब 150 लोगों से हमने पूछताछ की है, जांच पड़ताल की है, पूरी व्यवस्था देखी है, जो चंदा आता है वो कौन से दान पात्र में रहता है, फिर उसकी गणना कैसे होती है, गिनती कैसे होती है, गिनती करने वाले कौन लोग हैं, उसके प्रभारी कौन हैं, फिर उसकी क्या व्यवस्था होती है, बैंकों में जमा होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। और एसआईटी ने ये भी बताया कि वहां पर कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही सुविधाएं दी गई थी, छूट दी गई थी, एक्सेस दिया गया था। वो मंदिर के किसी भी कोने तक जा सकते थे। जैसे चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव को पूरी छूट मिली हुई थी, कुछ दूसरे चेहरे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। एक लवकुश है, एक अनुकल्प है और एक ये टिन्नू यादव है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 5 अभी हिरासत में हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की संभावना है और जांच आगे चलेगी, लेकिन जिन्होंने गड़बड़ी की है उनकी गर्दन तक हाथ पहुंच चुके हैं। सर गर्दन तक हाथ पहुँचे हैं, बढ़िया है। अभी बड़े-बड़े लोगों का, वो गणपत राय जी का और इनका भी रेज़िग्नेशन सुना है, वो आ गया है। तो ये मॉरल ग्राउंड्स पे बोला गया है। एक वो जो मिश्रा जी हैं और गणपत राय जी हैं, दोनों के ऊपर बोला है कि भई ये भी रिज़ाइन हो गए हैं। अ, पूरा केस जो ये चल रहा है, एफआईआर फाइल हो गया है और पता ये चला है कि 70 बारी ये सब चीज़ें करी गई हैं। अ, अप्रैल से जून के बीच में। अमाउंट किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जो हायर लेवल पे जो रेज़िग्नेशन हुए हैं और जो अभी तक दो 2-4 डिटेल्स बाहर निकली हैं, इसके ऊपर कुछ बताइए सर? बात ऐसी क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। एक बड़ी मशहूर लाइनें हैं ये, इस पर एक बड़ी मशहूर कव्वाली भी थी। देखिए, मैं ये कहूँगा और आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूँ, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन 3 की ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की, उनकी निगरानी की। अगर सारे तंत्र को आप हेड कर रहे हैं और चंपत राय तो ट्रस्ट के महासचिव भी थे। आपको ध्यान होगा जब लोकार्पण हो रहा था, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था और पूरी दुनिया की निगाहें टेलीविजन पर्दों पर टिकी हुई थी, उस दिन भी और जिस दिन ध्वजारोहण हुआ है, ध्वजाभिषेक हुआ है, उस दिन भी चंपत राय ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। और जो बाकी के 2 लोग हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो वहीं के रहने वाले हैं और गोपाल राव जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो भी वहाँ सारी व्यवस्थाएं देखते थे। सबके साथ उनके फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ उपलब्ध हैं। तो अगर इनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, तो ये सो रहे थे या इनको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या देखते हुए भी आप चुप थे या आपकी संलिप्तता थी। ये 3-4 संभावनाएं हैं, उसका जवाब दे दें वो। खैर मनाएं ये लोग कि योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे कि बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन चूंकि संघ की बदनामी का डर था, विश्व हिंदू परिषद की भी बदनामी का डर था, इसलिए कम से कम इन दोनों को एफआईआर में नहीं रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। देखिए, जांच पड़ताल होगी। मुख्यमंत्री पद पर कोई और नहीं है, योगी आदित्यनाथ है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं कि बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्देदारी में निपटा दी जाती हैं और इन दोनों का वहां से विदा होना या विदा किया जाना या इस्तीफे लिखवा लेना, ये संकेत और संदेश है बहुत बड़े वर्ग के लिए कि आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, और जिम्मेदारी भी किस चीज की दी गई,
भगवान राम के मंदिर के प्रबंधन की, भगवान राम के मंदिर के प्रबंधन की, जिसके साथ करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां लोग नंगे पैर पहुंचते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, भाव विह्वल हो जाते हैं उनके दर्शन करके। उस मंदिर में बैठ करके अगर आप पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे और कुछ भी होने देंगे, तब तो आप बच नहीं सकते ना आदि जी। नहीं, वो बात तो है सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वही अब देखिए ना क्या है, यही एक ट्रस्ट है। सब लोग बोलते हैं गलत गड़बड़ होती है, ये सब चीज़ें हैं, हमको पता है। बट यही एक ट्रस्ट है मोदी, योगी, अमित शाह के ऊपर कि यार गड़बड़ होगी भी, ये लोग अपने बंदे हों, चाहे जिस मर्ज़ी के बंदे हों, ये मार-मूर के सबको साइड कर देंगे। ये एक सबसे बड़ी भावना सबके दिमाग में है कि ये होगा। सर इसके अंदर अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा अलग तरह से, जो जब ये पूरी कंट्रोवर्सी उभरी, कुछ लोग खड़े हो गए जम्मू कश्मीर में, जी हमने सोने की वो दी थी क्या चांदी के ब्रिक्स दिए थे, हमने ये दिया था, हमने वो दिया था। हमको तो कभी रिसीट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पूरा शुरू हो गए। ये पहला बारी है जहाँ पर कहीं सुनने में आया कि हमको रिसीट नहीं मिला है। जितने भी लोग थे अगर उन्होंने दान कुंड में डाला है तो रिसीट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। बट जो ऑफिशियली दिया है उन सबको रिसीट मिला है, सब कुछ मिला है। आज खबर आई एसआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट है कि भैया जितनी भी वो जो हीरे की जो चांदी की ब्रिक्स हैं, सब बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर सब सुरक्षित हैं। कोई ऐसी चीज गायब नहीं हुई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इतने लोग सडनली आके खड़े हो गए कि मैंने भी ये दिया था, मेरे को नहीं मिला, मैंने भी ये सब क्या था सर? ये जो पूरा एकदम से उठा, ये इसमें कितनी पॉलिटिक्स थी? ये बताइए, ये अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के घर से कोई 22 जनवरी 2024 के बाद या 22 जनवरी 2024 से पहले जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, अयोध्या गए थे क्या? या रामलला के दर्शनों के लिए कभी गए हों, या उनकी पत्नी ही गई हो? चलो वो भी सांसद है, सार्वजनिक जीवन में है, और दूसरी तीसरी बार सांसद है, वही चली जाती है अगर अखिलेश यादव को परेशानी थी तो। आज बयानबाजी करने के लिए सबसे आगे कूद करके आ गए अरविंद केजरीवाल, जिसको सपने में नानी जी दिखाई देती थी और कहती थी कि सर वो बैक कह टू बैक है अरविंद केजरीवाल के, बैक टू बैक ट्वीट्स। तो और वो कहती थी इनकी नानी कि बेटा, अगर किसी का धर्म स्थल गिरा करके कोई मंदिर बनाया जा रहा है तो उस मंदिर के दर्शन करने मत जाना। तो वो अरविंद केजरीवाल पहले संजय सिंह को भेजते हैं, एसआईटी के चीफ को एक मेमोरेंडम दिलवाते हैं कि जी वहां तो जमीन खरीद में बड़ी लूट हुई है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 15-20 दस्तावेज उनको दे दिए। कुछ चलो हुआ भी है तो उसकी भी जांच पड़ताल हो जाएगी, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसका भी पनिशमेंट होगा। लेकिन ये सारे नाटक नौटंकी और सारी चीजें अभी क्यों निकल करके सामने आ रही हैं? उनको लगा कि एक अवसर है, किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरो, चाहे किसी भी तरीके से सही। और जो कोटि कोटि सनातनी भगवान राम मंदिर के निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजाभिषेक, ध्वजारोहण का श्रेय इनको देते हैं या मानते हैं कि भाई इनके चलते भगवान राम का मंदिर बहुत कम समय में बन करके तैयार भी हो गया और आस्थावानों के सुपुर्द भी हो गया, उनके दर्शनों के लिए उसके दरवाजे भी खुल गए और अब वो जा सकते हैं और भगवान राम लला के दर्शन कर सकते हैं। तो किसी तरीके से ये तिलिस्म तोड़ा जाए, ये परसेप्शन तोड़ा जाए और एक अलग तरह की छवि जो है वो पोर्ट्रेट कर की जाए, यही इनका कुल मिलाकर के प्रयास है। वरना मनीष सिसोदिया कहते थे उस समय, और अरविंद केजरीवाल के भी पुराने भाषण हैं, कि वहां पर अस्पताल बनवा दो,
वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवा दो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनवा दो। जरूरी है कि वहां पर मंदिर मंदिर अगर जवाहरलाल नेहरू मंदिर बनवा रहे होते पूरे देश में, तो भाखड़ा नागल बांध कैसे बनता, या देश में इतना विकास कैसे होता। ये इनके उस समय के सुविचार थे। और आज वो रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज उनका बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, वो तो चूकते नहीं है ऐसे लोगों पर अटैक करने से। वो किसी प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को सजाने संवारने का, उसका विकास करने का 13 से 15 साल का समय मिला था, क्या किया। और हमने तो पिछले 9 साल में 10 साल में अयोध्या का एक तरीके से कायाकल्प कर दिया, उसका पूरा विकास कर दिया। अयोध्या नगरी को पूरी तरह उपेक्षित करके रखा था, वहां कूड़े करकट के ढेर लगे रहते थे, गली संकरियां, सड़कें गलियों की तरह संकरी थी। उसका एक भव्य रूप स्वरूप पूरी देश और दुनिया के सामने है। भव्य मंदिर बन गया वहां पर, करोड़ों आस्थावान वहां जा रहे हैं, लाखों की संख्या में तो प्रतिदिन जा रहे हैं। उनके वहां रुकने की, खाने की, आने जाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अयोध्या वासियों को भी अपना घर परिवार चलाने के लिए एक जरिया मिल गया है, एक अवसर मिल गया है। और बाहर से भी बहुत सारे लोग जाकर के अब वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और अयोध्या और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति करने के लिए ही वहां पहुंच रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आदि जी के ये किसको खुश करने के लिए ये सब नाटक नौटंकी कर रहे हैं। और जहां तक आपने वो जम्मू कश्मीर का सवाल उठाया या दूसरे लोगों के इन सवालों का कि भाई हमने ये दिया था, हमने वो दिया था, हमको रसीद नहीं मिली और वो कहाँ है, तो वहां पर कुछ भी ऐसा सामान या बहुमूल्य वस्तु, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जो भी आपने जेवर दिए हैं या दूसरी चीजें दी हैं, ईंटें दी हैं, शिलाएं दी हैं, वो सब सुरक्षित हैं। आज मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी एक प्रवक्ता सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हर चीज स्टोर में रखी हुई है। चूंकि मंदिर परिसर में स्थान कम था, इसलिए दूसरी जगह उनको बिल्कुल एकदम सुरक्षित रखा गया। सब एक जगह रखी हुई है। जिसने जो दान दी है वो अयोध्या आकर के उनको देख सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है। तो ये जितने दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां लोगों की आमद जरा कम हो जाए, लोगों का मोह भंग शुरू हो जाए। और शुरू में हुआ भी था ये, एक समय ऐसा था जब 12-12 लाख रुपए का दान प्रतिदिन आ रहा था। और अभी जब ये सारे मामले सामने आए तो वो घट करके 1 लाख से भी कम हो गया। एक दिन 82,000 आया, एक दिन 85,000 आया, एक दिन 95,000 आया। तो वो भी एकदम घट गया था, अब फिर से बढ़ गया है। नहीं, वो तो लगता ही है ना सर, वो थोड़ा लोगों को थोड़ा-सा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो आई मीन सबको दर्द हुआ, हम सबको बुरा लगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सबको वो एक वो मन में खोट सा आ जाता है, यार ये क्या है यार? एक वो हमेशा रहता है। क्योंकि हम लोग एक एक तरफ तो हम बोलते हैं भैया हमारे मंदिर छोड़ो, हमारी चीज़ें छोड़ो, हम लोग अपने आप करेंगे सब कुछ, हम हिंदू अपने आप कर सकते हैं। ऊपर से जब ये चीज़ होती है तो एक गड़बड़ होती है। सर थोड़ा राजनीति पे आते हैं, इसको ज़रा अगर आप देखें, ये चीज़ें अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, जिसमें किसान कुसून पहुँच गए, कहाँ के? वही ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, पंजाब वही वाले किसान पहुँच गए हैं जी। उसके बाद राम मंदिर का ये चीज़ होती है। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये 27 का जो इलेक्शन है, इन लोगों ने कोशिश बड़ी करी कि वो जो कास्ट का एंगल उठाने की, बट वो उठा नहीं। मेरे को ये लगता है कि ये इनका दूसरी तरफ का अटैक है कि भई वो हुआ नहीं, चलो उसको छोड़ो। क्योंकि अगर आप देखें सर, पिछले 3-4 महीने से इन्होंने कास्ट-कूस्ट की बात ही करनी बंद कर दी है। अभी बोलते हैं इधर-उधर, बट जिस तरह से जिस एग्रेशन में ये लोग पहले बात करते थे, वो पूरा ठप हो गया है। अब ये इन चीज़ों पे जा रहे हैं। स्कैम, ये, वो, दिस, दैट और सारा कुछ अगर आप देखें वो यूपी में फ़ोकस्ड है।
तो आपको लगता है ये पूरा वो इलेक्शन का ड्रामा है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद ये जो किसान सो कॉल्ड घुस गए अंदर, उसके बाद आप देखें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वो जो पूरा चक्कर है, ये वो हर जगह ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये इसमें आप यूपी का कितना कनेक्शन देखते हैं सर? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बात याद रखिएगा, ये क्लिप काट के रखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दूसरे लोग ना भी आए ना, तो भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की वापसी तय है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम दूसरे लोग और आखिरी चरण में बिल्कुल प्रचार के फिर जो जिनको हम कहते हैं कि ये बस आखिरी 5 ओवर बचे हैं, तो फिर जो धुआंधार बैटिंग होती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उनमें आपके अब तो शुभेंदु भी आएंगे, वो भी एक स्टार प्रचारक के तौर पर इमर्ज हो चुके, हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं। तो ये सारे जब इकट्ठा होकर के जाएंगे वहां, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो सकता है ये बीजेपी का। तो ये कितने भी खेल करवा लें, कितनी भी साजिशें करवा लें, कॉकरोचों को सहायता ले लें, वो एक दो हरी टोपी पहन करके पहुंचने वाले तथाकथित किसानों का सहयोग ले लें, कुछ भी कर लें, ये लेख लिखवा लें, इकोसिस्टम से रुदन करवा लें, जो उनका हमेशा का एक तौर तरीका रहता है। हर राज्य में इलेक्शन से पहले एक हवा बनाई जाती है कि इस बार तो बस हो गया काम, और नतीजा क्या निकलता है। आदि जी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका, देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक झटका बीजेपी को लगा है, नो डाउट लगा है। और वो क्यों लगा है, ये थोड़ा सा देर में समझ पाई बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री समझ गए थे। 3 चरण के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी समझ में आ गया था, चौथे चरण से पहले जो उनका प्रचार था, उसमें बहुत तेजी आ गई थी, बहुत तीक्ष्णता आ गई थी, और उन्होंने सीधे-सीधे इन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। बहुत तेज अटैक किए थे उन्होंने। तो जो 240 सीटें आई हैं, वो भी ना आती अगर प्रधानमंत्री इतने एग्रेसिव ना होते। लेकिन उसके बाद आप देखिए ना कि लोगों में एक प्रायश्चित की भावना समझ लीजिए, या सनातनियों की एकजुटता समझ लीजिए, सजगता, या नींद से जैसे जाग गए हों ऐसा समझ लीजिए। 11 राज्यों में अब तक चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद। उन 11 में से 7 में बीजेपी और एनडीए की सरकारें बनी हैं। 7 में भी 5 के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, 2 में एनडीए के बने थे, आपके पांडुचेरी में और बिहार में। अब बिहार में भी बीजेपी का बन गया है, पहले नीतीश जी थे। तो 11 में से 7 में बीजेपी की सरकार, और कैसे कैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार निरंतरता में, महाराष्ट्र में फिर से फडणवीस, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उठा करके यमुना में फेंक दिया लोगों ने, और रेखा गुप्ता यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गई। इसी तरीके से बिहार में फिर से सरकार बनी। बंगाल, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी वहां से ये ममता बनर्जी को विदा भी किया जा सकेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई थी उनके साथ। लेकिन जो सनातन एकजुटता है, सनातनियों की एकजुटता है, उसने एक बड़ा अंतर अब इस देश में कर दिया है। और ये जो इस समय धारा प्रवाहित हो रही है, ये लंबे समय तक रहने वाली है। तो आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे, मणिपुर, गोवा में देखेंगे, और जो 5वां राज्य है, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मेरी दिलचस्पी अब इसमें नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तराखंड या गोवा या मणिपुर में क्या होगा, उनके नतीजों का तो हमें पता है। मेरी दिलचस्पी पंजाब को लेकर के है, क्योंकि पंजाब में एक स्पार्किंग है बीजेपी के लिए, और चूंकि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी रहते हैं,
देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाब का रहा है, उसको आप भुला नहीं सकते। हमारी सेना में, हमारे अर्धसैनिक बलों में, तमाम दूसरे जो इदारे हैं, आपके संस्थाएं हैं, उनमें भी आप देखें तो पंजाब का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। पंजाब और गुरुओं के बलिदान हम भूल कैसे सकते हैं? तो पंजाब को सिर्फ आप अगर ये यकीन दिला दें कि हम आपको आपके पड़ोसी हरियाणा की तरह एक साफ सुथरी सरकार देने को तैयार है, प्रगति पथ पर फिर से पंजाब को लौटाने के लिए, और जो विदेशी साजिशें वहां चलती रहती हैं, कभी ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, कभी ड्रग्स के पैकेट गिराए जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, तमाम तरह की जो साजिशें इस समय पंजाब में देशी विदेशी चल रही हैं, उनको हम खत्म करेंगे, रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, आपके लिए अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार जरा विश्वास दिलाने की जरूरत है वहां की जनता को। वहां भी इन सबको जनता बाहर निकालने के लिए मन बनाए बैठी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, यानी अपने औजारों को चुस्त दुरुस्त कर ले, लोगों का यकीन अर्जित कर ले, तो वहां भी वही नतीजे आपको देखने को मिलेंगे जैसे हरियाणा, अ, आपके महाराष्ट्र, आपके दिल्ली, आपके बिहार और बंगाल में देखने को मिले। और असम को हम भूल जाते हैं जब हम विश्लेषण करते हैं। असम में भी फिर से रिपीट हुई है, तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। एक्चुअली ये अगर आप देखें जितना भी ये पूरा जो नैरेटिव चला, अब मेरे को ये नहीं समझ में आता जो सिंधी कम्युनिटी वाले लोग हैं। यार अभी तक आप क्यों क्यों चुप बैठे थे? आपको कुछ बोलना चाहिए था अगर आपको वो चीज़ें देखनी थी। जस्ट बिकॉज़ ये निकला तो वहाँ से कमेंट्री शुरू हो गई जी। आप कर केजरीवाल का आपने नाम लिया, कितने लोग बोलना शुरू हो गए एकदम से ही। और सब लोग बोल रहे हैं भैया 10 दिन ठहर जाओ, हम पूरा बताएँगे क्या है, क्या नहीं है, पूरा सब कुछ होगा सब कुछ। नाउ यू नो अगर आप देखें रियलिटी को, अब ये इसको एक टर्म किया गया है और ये जो टर्म जो है वो बड़ा अजीब-सा है। टर्म रखा है स्कैम, ठीक है? जो एक शब्द यूज़ किया गया है वो है स्कैम। ये स्कैम थोड़ी है सर। ये तो ये चोरी है। ये चोरी है, ये डकैती है। आप ये चीज़ बोलो हाँ, ना, स्कैम कहाँ ये से आ गया? कोई ये कोई घोटाला नहीं है। घोटाला नियोजित तरीके से होता है, बदनीयती से होता है, ऊपर की मिलीभगत से होता है। तो यहाँ वो नहीं है। उनका कसूर यही है जिनसे इस्तीफे लिए गए हैं कि वो ठीक तरीके से निगरानी नहीं कर पाए, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाए, तो इसलिए उनकी विदाई हुई है। मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि चंपत राय या दूसरे लोग जो हैं वो सीधे वहां के भ्रष्टाचार में शामिल होंगे। उनकी बड़ी गलती ये है कि जो काम उनको सौंपा गया था उसको उन्होंने ठीक तरीके से नहीं किया। और अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी ये आश्चर्य का विषय होगा। वो तो है सर, अगर कुछ भी है कहीं न कहीं जो भी इनका जो भी कुछ गड़बड़ होगा, जो भी क्या होगा, वो तो सीधा मतलब एक्शन लेना है, उसके अंदर हमारे को कोई डाउट नहीं है और कोई भी बचाने को नहीं बैठा उनको कि भैया इनको बचा लेते हैं, इनको ये कर लेते हैं, इनको वो करना है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बचाना। एक दूसरे, ऐसा आदि जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर बकैती होती है ना, सुबह से हुँ, लेकर के और रात तक, इसके चक्कर में तो हमें कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस बकैती से अगर किसी राज्य में कोई सरकार बनती या बिगड़ती होती, तो अब तक तो बहुत सारे राज्यों में बिगड़ चुका होता मामला, और ये राहुल गांधी की पार्टी की सरकारें बनवा चुके होते, या क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनवा दिए होते। सारा इकोसिस्टम, सारी विदेशी देशी ताकतें, सभी तो लगे हुए थे 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी, बाद में अभी पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, सारी ताकतें लगी हुई थी। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? तो ये जो कॉकरोच वगैरह सब ये और
जिस तरह की वहां पर बकैती हो रही है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जितने छिछोरे टाइप उनके ज्ञान सामने आ रहे हैं सबके, कैसे कैसे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा भी नहीं हो रहे, वो रोटी राटी खाने के समय सुबह नाश्ता मिल जाता है, दोपहर को पैकेट वितरित हो जाते हैं, शाम को हो जाते हैं। अभी वो किसान आंदोलन वाली बोतलें खुलनी शुरू नहीं हुई है, वरना हुँ, थोड़ा हुँ। सा रात को भी वहां पर रंगीन माहौल दिखाई देगा, भीड़ भाड़ इकट्ठा दिखाई देगी। तो वहां लोग भी नहीं है साहब, पूरा जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है। पता इनको भी है, इसलिए बार बार सोशल मीडिया पर ये, लेकिन सोशल मीडिया को कितने लोग पढ़ते हैं साहब? मुझे नहीं लगता कि इस देश के 1.5-2% लोग भी सोशल मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, या उनका विवेक उसी के आधार पर आगे काम करता है और वो परसेप्शन बनाते हैं। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर जितने लोग भी सक्रिय हैं, उनका अपना नजरिया है, अलग अलग चीजों और विषयों को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के। क्योंकि तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इस पूरे खेल को देखिए और पूरा जो भी हुआ है उसको देखिए, इसमें अब जैसे मैंने बोला ये स्कैम यूज़ करते हैं, ये जो उसको थोड़ा-सा मसाला डालो इसको, किसी तरह से कुछ मसाला डालो, कुछ सुलगाओ, आग सुलगाओ। मेन गेम क्या है कि भई किसी तरह से आग सुलगाओ। कहीं न कहीं कुछ लोगों को सड़क पे उतारो, कुछ आग उतारो। और भारत में भी इस टाइम पे लोग ऐसे हैं कि लोगों को पता है कोई सड़क-सुड़क में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ उठाओ, जो सब मिल जाता है, सब हो जाता है, सब ढंग से होता है। ठीक है? और आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया है, काफ़ी हमारे जैसे लोग काम करते हैं, जो हम लोग बड़ा क्लियरली बोलते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है उसके अंदर। अब देखिए सर, मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये लेता हूँ। अगर ये जो दरबारी जितने मीडिया चैनल्स हैं इनके, हमको ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना, हम तो सर खुले में बोल रहे हैं भैया हाँ, वहाँ पर गड़बड़ हुई है। हमको दर्द हुआ है, हमको दुःख हुआ है इस चीज़ का। हमने पेपर लीक के ऊपर बात करी, हमने यूजीसी के ऊपर बात करी। इनमें से किसने एक बारी इनकी गलतियाँ के बारे में बात करी? हम तो खुले में बोलते हैं भैया यहाँ गलती है यार, इसको देखो। नहीं नहीं, ये हमारे सगे थोड़ा लगते हैं। ये जब तक ठीक काम करेंगे तब तक हम इनकी जो है इनका समर्थन करेंगे। जिस दिन सही काम नहीं करेंगे, जिस दिन लगेगा कि राष्ट्र के, समाज के खिलाफ कुछ काम हो रहे हैं, सबसे पहले आलोचना करने वाले हम होंगे। कल रात में संजय के प्रोग्राम में था, और वहां पर जब इनकी बात आई तो मैंने वहां भी कहा, उनका तो चैनल खूब देखा जाता है, तो मैंने वहां भी कहा कि ये चंपत राय हो, गोपाल राव हो, या अनिल मिश्रा हो, इनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जो भी मेन पदों पर वहां बैठे हैं, जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं, उन्हों वो आंख बंद करके कैसे बैठे थे? पारदर्शी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऐसी व्यवस्था होने क्यों दी गई? ऐसा कर्मकांड होने क्यों दिया कि मंदिर से कोई भी कैश चुरा करके ले जाए? एक एक व्यवस्था बनी हुई है कि जो कैश की गणना में लगे हुए कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो ऐसे कपड़े पहन करके नहीं जा सकते जिसमें जेबें लगी हुई हों। हुँ। तो क्या इन चीजों का पालन हुआ है? और नहीं हुआ है तो कैश कैसे बाहर गया? तो इसकी जिम्मेदारी तो किसकी है? वो फिक्स की जानी चाहिए। बिल्कुल सर। सर लास्ट में अब आपको आगे होता हुआ क्या दिखता है? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों के चुनाव अब दूर रह नहीं गए आदि जी। तो सारी कवायदें शुरू होने वाली हैं, हो भी चुकी हैं, और फिर 2027 में ही 2 दूसरे राज्यों में भी चुनाव होते हैं, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में तो सबको पता है, गुजरात में भी सबको पता है कि वहाँ क्या नतीजा आने वाला है। लेकिन गुजरात अगेन मैं कहूँगा कि बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ से अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों आते हैं, और वहाँ कांग्रेस पार्टी थोड़ा-सा मजबूत स्थिति में रहती है। हालाँकि पिछले चुनाव में तो बहुत बुरा हाल हुआ था उसका, उसके भी कारण हैं। हिमाचल प्रदेश में अगेन इस समय कांग्रेस की ही सरकार है, और हिमाचल का तो एक इतिहास है कि 5 साल के बाद वो रोटी की तरह चेंज कर देते हैं।
तो वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही ड्यू है, आनी ही है। और 2014 हो, 19 हो या 24 हो, तीनों लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीट बीजेपी ने ही जीती हैं। तो इससे भी पता चलता है कि बीजेपी का वहां किस तरीके से, और खास तौर से नरेंद्र मोदी का वहां कितना रिगार्ड है और किस तरह की फॉलोअरशिप है। तो अच्छा रहने वाला है और गतिविधियां बढ़ेंगी, बीजेपी पर हमले बढ़ेंगे, योगी जी पर हमले बढ़ेंगे, मोदी जी पर भी बढ़ेंगे। ये हमेशा होता है, हर चुनाव से पहले होता है। और ये टंटा तभी खत्म होगा जब 5 साल में एक बार सभी स्तर के चुनाव हो जाएं। हाँ, वन 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 नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन। जी, तो फिर जी। 5 साल सभी अपने काम में लगे, विकास कार्यों में लगे और थोड़ा शांति रहे। लेकिन नहीं, नहीं, सही बात है सर, सही बात है। लेकिन मीडिया भी नहीं चाहता, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसको लगता है कि हमारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। वो जो हम राज्य दर राज्य कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो लेकर के बैठते हैं, ओपिनियन पोल कराते हैं, एग्जिट पोल कराते हैं। फिर तो 5 साल में एक बार ही होगा, तो 5 साल तक हम क्या करेंगे, झांझ बजाएंगे बैठ करके। तो हमारी एग्ज़ैक्टली, तो दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली आपने जो मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट है ना आपका, बोलते हैं ना एकदम बैंग ऑन टारगेट है सर। ये पूरा इकोसिस्टम है जिसका ये जो एक एक बोलते हैं ना आउटरेज इकोनॉमी बोलता हूँ मैं सर। किसी चीज़ को लेके रोना शुरू करो तब तक यू नो जब तक कोई तुम एक केओस मत क्रिएट करो, तब तक वो मज़ा नहीं आता, तब तक पैसे नहीं बनते, ट्विटर पे भी नहीं बनते और इधर पे भी नहीं बनते, टीआरपी नहीं चलती। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। देश को कभी इनको वो चाहिए नहीं कि अब देखिए कॉकरोच को कितना उठाया था इन लोगों ने। आज कोई साला वहाँ पर देखना नहीं चाहता उनको क्या रहे हैं वहाँ पर रोज़ होती है। कोई नहीं देखता वहाँ पर। एक मीडिया चैनल नहीं है जो वहाँ पर जाके किसी को इंटरव्यू कर ले या कुछ नहीं, नथिंग खत्म। वही है वहाँ पर जो 5, 8, 10 लेफ्टिस्ट वाले बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं एक-दूसरे को और अपने मानसिकता वाले लोगों को। एक आंटी का आज इंटरव्यू आ रहा था, कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। पीछे सर हाथ के पीछे आईफ़ोन पकड़ा हुआ है और एक पैकेट सिगरेट है जो ₹350 का एक पैकेट आता है। वो 22 करोड़ फॉलोअर्स कहाँ गए इनके? पाकिस्तान में है सर। वही है, वहीं पे बैठे हैं वो बेचारे वहाँ पर थोड़ा बोर हो गए हैं। थैंक यू सर आपके समय के लिए। आपने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है इस चीज़ को एंड इसको आगे भी देखेंगे हम लोग किस तरह कहाँ जाती है कहानी एंड क्या-क्या इसमें से नतीजे बाहर निकलते हैं, इसके ऊपर नज़र हम रखेंगे। बट आपके बहुत-बहुत धन्यवाद। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है सर के चैनल को, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओमकार सर के 2 चैनल्स हैं, दोनों पे सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।